ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 49 है हमारी लेक्चर सीरीज़ 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। सो गाइस, हमने अपना लैब चैप्टर नंबर जो 7 है उसको हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 7 को हमने कंप्लीट किया और उसकी जो एक्सरसाइज है वो हमें रही थी। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज यानी अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 8 क्वेश्चन है यानी 8 क्वेश्चन हैं और हम इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। जो जो चीज़ें हमने इस पूरे जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड की हैं वही चीज़ें हम अब जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें लिखने जा रहे हैं, उनमें पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, जिस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड 2 or more सेंटेंस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। यानी आप अपने वर्ड में 2 या 3 सेंटेंस लिखो अपने वर्ड में कि आपने जो मार्जिनलाइजेशन का वर्ड का जो मतलब जो मकसद समझा है उसको अपने वर्ड में आप डिफ़ाइन करो। सो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, मैंने पूरी 2-3 एग्जांपल देकर फिर मैंने सोसाइटी की, पहले मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी, फिर मैंने क्लास की, फिर एक सोसाइटी की एग्जांपल दी। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? सो मार्जिनलाइजेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है जिसमें एक जो कम्युनिटी होती है वो उसकी जो सोशल स्टेटस होता है वो अपने सोशल स्टेटस में नीचे चली जाती है, ठीक है ना। यानी दो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो दूसरी मेन स्ट्रीम की कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे वो नीचे चली जाती है, उनसे वो दूर हो जाती है। ये फैसिलिटीज़ वो मेन स्ट्रीम की जो कम्युनिटीज़ वो यहाँ पर एंजॉय कर रही होती हैं। ये जो कम्युनिटी होती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इसमें ये कम्युनिटी वो फैसिलिटीज़ एंजॉय नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। ए सोशल प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू लोअर सोशल स्टैंडिंग ऑफ इज मार्जिनलाइजेशन। यानी एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें लोअर सोशल स्टैंडिंग यानी एक कम्युनिटी लो स्टेज पर, लो सोशल स्टैंडिंग पर चली जाए तो इसी को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो लोग होते हैं जो एक कम्युनिटी के जिस जिस कम्युनिटी को मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाए या जो कम्युनिटी अपने आप को मार्जिनलाइजेशन कंसिडर कर रही हो, तो उसके जो लोग होंगे, उस कम्युनिटी के लोग, उनके फंडामेंटल राइट डिनाई हो रहे होंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो लोअरिंग हो जाता है, यानी कम हो जाता है। उनका जो सोशल इकोनॉमिक दर्जा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप इज़ फोर्स टू लिव ऑन द फ्रिंजेस रेदर देन इन द मेन स्ट्रीम। यानी एक ऐसा सोशल स्टेटस है जिसके अंदर एक जो कम्युनिटी है वो उसको फोर्स किया जाता है, वो फोर्सफुली जो मेन स्ट्रीम की जो कम्युनिटी, जहाँ पर मेन स्ट्रीम की कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही हो, वो वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और वो फ्रिंजेस पे रहती है रैदर देन मेन स्ट्रीम। अगर ये टेबल है तो टेबल पर जो मेन स्ट्रीम जो है वो ये है और फ्रिंजेस और साइड ये होते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन ये होती, जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। A marginalized section of society does not get opportunity for social and economic development। यानी marginalized society जो होती है उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो उनको नहीं मिल पाती हैं, वो यहाँ पर गार्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हम मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी कहते हैं। So moving toward our next question, question number second, list 2 reason why आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। यानी आप 2 रीज़न दो, जिन जिन 2 रीज़न से जो 2 रीज़न हमें बताएं कि जो आदिवासी जो कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज्ड की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, यानी इंक्रीजिंगली टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? आदिवासी आर बीइंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 2 रीज़न। तो 2 नीचे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो आदिवासी लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड की तरफ इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं, यानी उनकी मार्जिनलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। चेंज इन फॉरेस्ट लॉज, यानी जो फॉरेस्ट जो लॉ हैं उनके अंदर चेंज किया गया, उन लॉज को चेंज किया गया और आदिवासी को एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस से डिप्राइव किया गया। यानी उनको फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जो फॉरेस्ट जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उनका एक्सेस आदिवासी से कम हो गया। अब आदिवासी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हो गए, ठीक है ना। क्योंकि आदिवासी जो हैं वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट पे और उसकी प्रोड्यूस पे, उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड होते थे।
The construction of factories and other projects in tribal areas have forced many tribal people to migrate to other place in search of livelihood. यानी जो फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे ट्राइबल एरिया के अंदर, जब उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की ट्राइबल एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, तो ट्राइबल पीपल को फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ा और वो दूसरे प्लेस के अंदर अपनी लेवलीहुड की रिसर्च में, अपनी लेवलीहुड की सर्च में वो दूसरे प्लेसेस में उनको माइग्रेट होना पड़ा। ठीक है ना, ये दो सबसे बड़े मेजर रीज़न हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन रीज़न वाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप दो रीज़न बताओ जिन दो रीज़न से पता चले हमें, नहीं एक रीज़न सॉरी, जिस एक रीज़न से हमें पता चले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड जो है वो ज़रूरी है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। सो द सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज़ आर नेसेसरी बिकॉज द मेजॉरिटी कम्युनिटी में कल्चरली डोमिनेटेड इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, यानी जो बड़ी कम्युनिटी है, उसका जो कल्चरली डोमिनेशन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट कर लेगा। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ पर उनकी जो कल्चर है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर जो है, उसको यहाँ पर खतरा है, उसके लिए खतरा है, उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर उनके लिए सेफ गार्ड ज़रूरी है। एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी माइट बिकम मार्जिनलाइज्ड, और जो खतरे से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो मार्जिनलाइज्ड बन सकती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रीड द सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन मार्जिनलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी। यानी आप जो सेक्शन है माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन का जो सेक्शन है, उसको आप दोबारा से रीड करो और आप बताओ कि आपने माइनॉरिटी टर्म से क्या अंडरस्टैंड किया, क्या समझा, माइनॉरिटी क्या होती है। सिंपली हमें ये पूछा गया कि माइनॉरिटी क्या होती है। ठीक है ना। A minority is a community that is numerically small in relation to the rest of the population। अगर माइनॉरिटी हम जनरली बात करें तो माइनॉरिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो नंबर में दूसरी कम्युनिटी से छोटी होती है। अगर दूसरी कम्युनिटी 80 है तो वो सिर्फ 20 होंगे। ठीक है ना, या 30 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर में कम होंगे। ठीक है ना, उसी को माइनॉरिटी कहेंगे। जिस तरह इंडिया के अंदर जो मुस्लिम की कम्युनिटी है वो 14.2 है, यानी मुस्लिम की कम्युनिटी सिर्फ 14.2 और हिंदू जो हैं वो 86% हैं। तो इसलिए हम मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कहेंगे क्योंकि न्यूमेरिकली ये बहुत संभाल हैं। ए पर्टिकुलर कम्युनिटी सेक्शन, ए पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्शन विच हैज़ ए लो परसेंटेज, यानी एक ऐसा रिलीजियस सेक्शन जिसकी परसेंटेज कम हो, अगर हम दूसरी कम्युनिटी से उसको कंपेयर करें, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी से कंपेयर करें। ठीक है, इसको हम माइनॉरिटी कहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेफ गार्ड टू लिंग्विस्टिकली एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किए हैं कुछ, जो राइट सेफ गार्ड करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ को लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर और रिलीजन की बेसिस के ऊपर एज ए पार्ट ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है ना। एंड इंश्योर दैट माइनॉरिटी डू नॉट फेस एनी डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, ये इंश्योर कराता है कि कोई भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस ना करें। इन इंडिया क्रिश्चियन, सिख्स, मुस्लिम्स जो हैं आर इंक्लूड्स एज माइनॉरिटी, यानी क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम जो हैं इनको माइनॉरिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये न्यूमेरिकली कम है। इनके जो रिलीजियस अगर कम्युनिटी से हम कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 5, आर यू पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट वेयर यू हैव प्रोवाइड रीजन टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Muslims are a marginalized community using the data provided in this chapter list two reasons that would give। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप एक डिबेट के अंदर हिस्सा ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप एक स्टेटमेंट देते हो यहाँ पर कि मुस्लिम्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं। तो आप हमारा जो डाटा है, जो हमने डाटा दे दिया है चैप्टर के अंदर, जो टेबल दिए थे, उन टेबल को पढ़िए और आप दो रीज़न दीजिए और अपना जो आपने यहाँ पर पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। As per the data provided in the chapter, the literacy rate of Muslims population in India is only 59। यानी ये डाटा के हिसाब से जो मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट है वो 59 है, विच इज़ लोएस्ट कम्पेयर टू 65 अमंग हिंदूज। यानी हिंदू 65 हैं, 70 सिख हैं और 73 बुद्धिस्ट हैं और 80 जो हैं 80% जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और 94 हैं जैन हैं। मुस्लिम सबसे कम है लिटरेसी में। इस तरह अगर हम दूसरी बात करें तो जो
Only 3% ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंट द स्टीम्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर्स, यानी IAS के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर सिर्फ 3% ही मुस्लिम हैं, और दूसरे जो हैं वो सबसे, जो वो मुस्लिम से ज़्यादा हैं, मुस्लिम सबसे कम है। तो ये 2 रीज़न हैं, मुस्लिम इसलिए मार्जिनाइज्ड हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इमेजिन दैट यू आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन TV विद ए फ्रेंड। आप फ्रेंड के साथ रिपब्लिक डे परेड TV के ऊपर देख रहे हो, एंड शी रिमार्क्स लुक एट दीज ट्राइबल पीपल। वो बोलता है कि आप इन ट्राइबल पीपल को देखो, दे लुक सो एग्जॉटिक, यानी बहुत ही मुख्तलिफ लग रहे हैं, डिफरेंटली लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे फॉरेन से आ रहे हों। एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, यानी ऐसा लग रहा है ये हमेशा डांस ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल अबाउट दैट यू विल टेल हर अबाउट द लीव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। तो अगर आप TV के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहे हो, जिस प्रोग्राम के अंदर आदिवासी पीपल जो हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा है कि आप देखो ये जो आदिवासी लोग हैं ये तो कुछ बहुत ही फॉरेन लग रहे हैं, बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, ये हमारी तरह नहीं, हमसे नहीं मिलते हैं, ये हमेशा डांस ही करते रहते हैं। तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे उसके रिप्लाई में, और आप आदिवासी की लाइफ के बारे में क्या बोलोगे उनको। तो ये क्वेश्चन हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, किस तरह वो जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर दादू जो हैं वो बताते हैं आदिवासी की स्टोरी। इस तरह अगर आप दादू की जगह हो तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आदिवासी हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। जो आदिवासी हैं उनको फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। दे आर हंटर्स, वो हंटर्स हैं, एंड गैदरर्स आर एंड लीवर्ड लाइक नोमैड्स। और हंटर्स और गैदरर्स हैं, यानी वो हंटर करते हैं, वो फूड जमा करते हैं, खाते हैं, वो यहाँ पर हंट करते हैं, शिकार करते हैं, और ये नोमैड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना। दे आर प्रैक्टिसड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आल्सो कल्टिवेटेड ए सिंगल प्लेस। यानी जो हैं ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कुछ महीने के लिए एक एग्रीकल्चर, कुछ महीनों के लिए दूसरा एग्रीकल्चर, कुछ महीनों के लिए तीसरा एग्रीकल्चर, शिफ्ट करते रहते हैं एग्रीकल्चर को, और ये एक ही सिंगल प्लेस के अंदर कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है ना। देयर डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट मेड देम इंडिस्पेंसेबल टू द रूलर्स ऑफ वेरियस एम्पायर ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। यानी जो इनका जो डीप नॉलेज है, ये जो रूलर्स थे डिफरेंट एम्पायर्स के रूलर, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की इनकी डीप नॉलेज ने, क्योंकि डिफरेंट एम्पायर्स थी वो इनसे मदद लेती थी और इनसे अपने रिसोर्स हासिल करती थी, ठीक है ना। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। जो आदिवासी हैं उनके पास अपनी लैंग्वेज है, और उनको जो इंडिया की जो डिफरेंट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, बंगाली बीइंग वन ऑफ देम, और बंगाली उन्हीं के अंदर में से एक है, ठीक है ना। ये आप बोलोगे अपने फ्रेंड को आदिवासी के बारे में। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन स्टोरी बोर्ड यू रीड अबाउट हाउ हेलन होप्स टू मेक ए मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी। कैन यू हेल्प हर इन बाय डेवलपिंग ए शॉर्ट स्टोरी ऑन आदिवासी। यानी ये बोलते हैं हमें कि जो स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि हेलन होप जो है वो बोलती है कि मैं आदिवासी के ऊपर एक स्टोरी बनाऊंगी जिसका जो टाइटल है वो द स्टोरी ऑफ आदिवासी रहेगा। तो आप आप उसकी हेल्प करो, हेलन होप्स की हेल्प कर सकते हो उस स्टोरी को बनाने में। तो ये आप खुद ही करोगे, क्योंकि इसमें आपको खुद ही बताना है आप क्या हेल्प करोगे, ये इतना एग्जाम में भी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड। वाई, यानी आप इस स्टेटमेंट से आग्री करते हो कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है वो इंटरलिंक्ड है, वो आपस में उनकी रिलेशन है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और क्यों, ऐसा क्यों है। तो अगर हम सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की इंटरलिंकिंग की बात करें तो हाँ बिल्कुल, सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो पूरी तरह इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन से इंटरलिंक्ड है। सोशल मार्जिनलाइजेशन में ये होता है कि जो एक सोशल ग्रुप होता है वो मेन स्ट्रीम से आउट हो जाता है, यानी मेन स्ट्रीम जो होती है उससे आउट हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि वो जो ग्रुप होता है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एजुकेशन के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनसे वो लैक करता है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट द पीपल फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन विल नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। जब ये जो सेक्शन है, जब ये प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते तो इनके जो बच्चे होते हैं वो
पूरी तरह से मतलब जो जो इनके बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। जो इन टर्म में अगर वो पूरी तरह से डेवलप हो पाते, हेल्थ केयर अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो पाते, अच्छी तरह से वो सेहतयाब रह पाते, तो वो अच्छी फाइनेंशियल जो उनके अंदर कैपेबिलिटी आती कि वो बेटर इनकम यहाँ पर कमा सकते थे, उनकी इनकम वो फैमिली को फाइनेंशियली आगे लेकर जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग यानी द इंडिविजुअल हु लेफ्ट बिहाइंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो बिकम इकोनॉमिकली मार्जिनाइज्ड, यानी जो लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पीछे रह जाते हैं, उसका मतलब ये भी होता है कि वो इकोनॉमिकली भी मार्जिनाइज्ड बन जाते हैं। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो अगर कहीं पर भी कोई भी ग्रुप सोशली बैकवर्ड हो जाएगा तो उस सोशली बैकवर्ड का इफेक्ट पूरे का पूरा उनकी इकोनॉमिक पर पड़ेगा और वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा जो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। और हम अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन इसके करेंगे। सो उसके बाद हमें आई थिंक ये लास्ट ही चैप्टर बचता है, बाकी जो जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए क्योंकि T2 के हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं और अब क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमें लास्ट चैप्टर बचता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।